गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ और एजुकेशन जो है उन्होंने इस साल के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को जो है उसको इनॉग्रेट किया है। अभी की दिए नहीं गए हैं, इसको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है इसको। अब ये ऐसे स्कूल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे जहाँ पर वाटर सैनिटेशन और हाइजीन रिलेटेड काम अच्छा हो रहा है। तो ऐसे लोग जो स्कूल्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे इस साल 40 स्कूल्स को नेशनल लेवल पर सिलेक्ट किया जाएगा और उनको 60,000 रुपये पर स्कूल जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर ही ये अवार्ड दिया जाएगा। अब ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी ने लॉन्च किया था 2016-17 में। और ये अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं सैनिटेशन रिलेटेड जो है वो स्कूल लेवल पर। सारी कैटेगरी ऑफ स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर तरह के, चाहे अर्बन में हो या फिर रूरल एरिया में, वो सब एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए और अदर इस अवार्ड के लिए। और ये 6 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, वाटर सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग विद सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग। इस साल तो कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस को भी अब इन्वॉल्व कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। और जिन स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी दिया जाता है। अब ये पूरा इसका मोटिव क्या है कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को स्कूल लेवल पर प्रमोट किया जा सके, इसलिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने सारी स्टेट्स को लिखा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट जो 2019 का है उसके हिसाब से सेफ्टी और प्रोटेक्शन जो है वो फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन जो है ट्रांसजेंडर्स की, उसको रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस उन्होंने इशू की है। जैसे उन्होंने बोला है कि प्रिजन में जब कोई ट्रांसजेंडर आता है किसी भी स्टेट या फिर यूटी में, तो उसके लिए कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए जो है फॉर्म में, रजिस्टर में, कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए अदर देन मेल एंड फीमेल जेंडर। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि जो ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हैं उनके लिए सेपरेट एंक्लोजर होना चाहिए। उनको बिल्कुल ये भी नहीं कि मतलब उनको बिल्कुल आप कंप्लीट आइसोलेशन में रखोगे, बट उनके लिए जो एंक्लोजर है उनका सेपरेट होना चाहिए। फिर उनकी प्रिवेसी और डिग्निटी को भी जो है आपको प्रिजर्व करके रखना है। और जो उनकी फ़िज़िकल चेकिंग होगी वो या तो कोई उनके प्रेफर्ड जेंडर वाला पर्सन करे या फिर कोई ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल या फिर पैरामेडिक करे। फिर उन्होंने बोला है कि सेफ्टी, प्रिवेसी और डिग्निटी जो है उनकी, जब भी आप फिज़िकल सर्च कर रहे हो उनकी, तो उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये स्टेट्स को होम मिनिस्ट्री ने बोला है। तो अब ट्रांसजेंडर पर्सन का जो एक्ट है उसको देखते हैं। तो इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन को डिफाइन भी किया गया है कि वो पर्सन जिसका जेंडर जो उसके बर्थ के टाइम पर था वो मैच नहीं होता है। फिर अब इसमें कहा गया है कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन खुद को रजिस्टर करा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एक लेटर लिखकर, एप्लीकेशन लिखकर, और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी ले सकता है। फिर उनके खिलाफ किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, मूवमेंट से रिलेटेड हो, उन सबको भी प्रोहिबिट किया गया है। फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ में ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जो है HIV सर्वेलेंस सेंटर्स के लिए के जैसी फैसिलिटीज़ या जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए उनके लिए, वो अलग से उनको सेपरेट फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। ठीक है, फिर जो है कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफेंसेस करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट, तो उसमें 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। मतलब अगर आपने डिस्क्रिमिनेट किया है तो आपको 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। फिर जो है गवर्नमेंट को कहा है इस एक्ट में कि पूरी इंक्लूजन इनकी हमको इंश्योर करनी है, इनकी पार्टिसिपेशन फुली सोसाइटी में होनी चाहिए, उसके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आने ज़रूरी है। फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स ये भी बनाया गया है ऑलरेडी, इस एक्ट के अंदर बना दिया गया है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ब्रह्मोस। तो इंडिया ने INS विशाखापट्टनम जो है, आपको पता है ना, जो हमारी कलवारी क्लास ऑफ जो है ये जो हमारी वेसल है, हमारी शिप है, उसमें से जो है ब्रह्मोस को टेस्ट किया गया है। तो ब्रह्मोस जो है वो सबसे पहली बार नेवी की वॉरशिप्स में 2005 में जो है वो टेस्ट की गई थी। और ये अक्टूबर और दिसंबर 2020 में इसको INS चेन्नई और राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर INS रणविजय से भी टेस्ट किया गया था। और ये चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, दोनों तरफ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। मतलब इसको सीधे भी आप लॉन्च कर सकते हो और इसको वर्टिकली भी आप जो है इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस जो है रशिया और इंडिया ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर के थ्रू इसको बनाया है। तो मॉस्कवा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, इन दोनों को मिलाकर बना है ब्रह्मोस।
अब इसको हम लैंड से, वॉरशिप से, सबमरीन से या फिर फाइटर जेट किसी से भी इसको हम फायर कर सकते हैं। 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम है, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है, इसमें लिक्विड रैमजेट इंजन आ जाता है सेकंड स्टेज पर, तभी जो है ये क्रूज मिसाइल इतना फास्ट जाता है, ठीक है। अब इसकी जो है 3 मैक तक की स्पीड आ जाती है, मतलब मैक 2.8 मतलब ऑलमोस्ट 3 मैक तक की स्पीड आ जाती है, मतलब 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड पर ये चलता है। फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और ये इसकी रेंज इनिशियली तो 290 किलोमीटर्स रखी गई थी, लेकिन जब हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को साइन किया इंडिया ने, उसके बाद से इसकी रेंज को जो है वो ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है और प्लान ये है कि आने वाले टाइम में इसको 600 किलोमीटर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पावर ग्रिड एंड अफ्रीका 50। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अफ्रीका 50 जो है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तो केन्या में एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इंडिया और ये अफ्रीका 50 मिलकर, अफ्रीका 50 भी देखते हैं क्या है। तो ये दोनों मिलकर जो है ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर ये केन्या में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं। तो ये आपका 400 केवी का ये प्रोजेक्ट होगा, ट्रांसमिशन लाइंस लगाई जाएंगी और ये फर्स्ट सबसे पहला इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होगा केन्या में और इससे रिलायबिलिटी ऑफ पावर जो है वो वेस्टर्न केन्या में बढ़ेगी, ठीक है। तो जो पावर ग्रिड है वो टेक्निकल सपोर्ट देगा, ऑपरेशनल सपोर्ट देगा और जो अफ्रीका 50 है वो फाइनेंशियल सपोर्ट या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सपोर्ट देने वाला है इसमें, ठीक है। तो अफ्रीका 50 क्या है? अफ्रीका 50 एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहता है अफ्रीका में और ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है जो कि बैंकेबल है। 31 कंट्रीज इसके शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें 31 शेयर होल्डर्स हैं इसके अंदर, 28 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स और बैंक अल मगरिब भी इसका जो है वो शेयर होल्डर है, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो 1989 में इसको बनाया गया और ये इसको पहले हम नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते थे। फिर 1992 में इसका नाम बदलकर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम रखा गया। अब पावर ग्रिड जो है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल पावर जो है पूरे इंडिया में वो पावर ग्रिड ही जो है वो सप्लाई करता है। इसकी एक सब्सिडरी भी है पोसोको, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हमने भी कुछ दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था। तो वो जो है पोसोको जो है वो इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। इसका जो है हेडक्वार्टर वो है गुरुग्राम में सिचुएटेड है। ये एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोस। तो इंडिया को यूएस से परमिशन मिल गया है कि इंडिया जो है दोबारा से इंडियन मैंगोस को यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिया हमेशा से ही जो है वो अच्छे क्वालिटी के मैंगोज एक्सपोर्ट करता आया, लेकिन कोविड के सिचुएशन पर जो है उस पर बैन लग गया था। तो 1000 मेट्रिक टन ऑफ मैंगोज जो है वो 2019-20 में हमने एक्सपोर्ट किए थे यूएसए में और अब कहा जा रहा है कि अब ये बैन हटाया गया है, अब दोबारा से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मतलब तो हम इस फिगर को भी जो है पिछली फिगर को हम सरपास कर जाएंगे। तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे एक्सपोर्ट ग्रोइंग मैंगो ग्रोइंग रीजन्स को ज़्यादा होगा। तो अपेडा जो है वो इसमें हेल्प करेगा इन सारी मैंगो फार्मर्स को और भी जो हमारे वैरायटी ऑफ मैंगोज़ हैं जैसे लंगड़ा, चौसा, दशहरी, फजली, ये सब भी जो है वो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो पाएंगे। तो अपेडा के बारे में देखते हैं। अपेडा जो है उसका एक 1985 में एक एक्ट है, तो उसको जो हम एक्ट के अंदर बनाया गया है अपेडा को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ये, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये कुछ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर मीट या मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इन सब के एक्सपोर्ट में जो है वो हेल्प करता है। इंपोर्ट ऑफ शुगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको मॉनिटर करना जो है वो भी अपेडा को ही दिया गया है। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, सर्वे कंडक्ट करेगा कि कौन कौन से बाहर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी ज़्यादा डिमांड है, तो उसको एक्सपोर्ट करवाने के लिए इंडिया से ये हेल्प करता है। स्टैंडर्ड्स भी बताएगा कि कैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, क्या क्या शेड्यूल प्रोडक्ट्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारे काम भी जो है ये अपेडा ही करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में। नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Swachh Vidyalay Puraskar 2021-2022. So Union Minister of State for Education has recently launched this Swachh Vidyalay Puraskar for this year of 2021 and 22, and the objective of these awards is to recognize, inspire and award the schools who have been doing exemplary work in the field of water, sanitation and hygiene. So what is the competition? So basically an award money of about 60,000 per school will be given to 40 schools who will be selected for the award this year. So
about this awards. So Department of School Education and Literacy started these awards in 2016 and 17, and it is open to all category of schools, whether government or government aided, private schools which are operating in either rural areas or urban areas. So all categories of schools are eligible for this award. Okay, so there are six categories in which these awards are given: water, sanitation, hand washing with soap, operation and maintenance, behavior change, capacity building, and even a new category has been added: COVID-19 preparedness and response. Okay, so district, state, and national level awards are given to the schools, and a certificate of participation is also given to those schools who are participating in this Swachh Vidyalay Puraskar. Okay, so the like I was telling you, the actual objective is to uh, promote water, sanitation, and hygiene in schools. So now let us see the next topic, which is transgender persons. So Ministry of Home Affairs has written to all states to ensure that separate accommodation for transgender persons in prisons can be ensured. So we have this Transgender Persons Act in of 2019. Based upon that, we want to ensure the safety and protection of transgender persons against any form of exploitation. So Home Ministry has issued some guidelines to the states and union territories that they should maintain, that they should revise their prison admission register so that a separate category of transgender can be added to other than the male and female gender. So a separate enclosure for transgender prisoners can be ensured. Of course, you do not want to isolate them, but at least separate enclosure can be ensured for them. So we have to preserve the right to privacy and dignity of the transgenders in by making separate toilets for them. So whenever there is a need for physical search of a transgender person, it must be conducted by a person of their choice, or by a trained medical professional. So to ensure the actual objective is to ensure the safety, privacy, and dignity of the person who is being searched. So let us see something about the Transgender Persons Act of 2019 also. So it defines a transgender person as a person whose gender does not match with the gender assigned at birth. So a certificate of identity can be taken by a transgender person by writing an application to the district magistrate. So it also prohibits all kinds of discrimination against the transgenders, like at education level, employment level, healthcare level, at the movement, or even holding public or private office. So, and in healthcare facilities, they should be given a separate HIV surveillance centers, etc., so that no discrimination can be made against them. In case someone violates the provisions of this law, then it can attract about 6 months to 2 years of imprisonment, in addition to a fine, of course. So it also asks the government to launch welfare measures for the full part inclusion and participation of transgender persons in society. And based upon that, we also have launched this. We have also established this National Council for Transgender Persons. So now let us see the next topic, which is BrahMos. So India has recently successfully tested its C-to-C variant of BrahMos supersonic cruise missile from INS Vishakhapatnam. You know that this was commissioned in just, I think, last November, in November 2021, an INS Vishakhapatnam, and now we have tested BrahMos from it. So BrahMos was first deployed by the Navy on its warships in 2005, and the naval variant of BrahMos was originally tested in October and December 2022 in INS Chennai and INS Ranvijay respectively. So this BrahMos is a joint venture between India and Russia, and it is made out of the combination of two names of these rivers, Brahmaputra and Moskva. Okay, so various versions of BrahMos are there, and it can be fired from land, warships, submarines, and even fighter jets. So it's a two-stage missile system. It has having a solid propellant booster at first stage and liquid ramjet at the second stage. It can fly at a speed of Mach 2.8, that is about three times the speed of sound, and
It is the fastest cruise missile. It works on the fire and forget principle. So initially we had this range of about 290 kilometers of for BrahMos, but later on India signed this missile technology control regime, and the range of BrahMos was increased to 450 kilometers, and there is a plan to increase its range further to 600 kilometers. Okay, so now let us see the next topic, which is Power Grid and Africa 50. So, Power Grid Corporation of India has signed a joint development agreement with Africa 50 for developing a transmission project on a public-private partnership basis in Kenya. So this will be the 400 kV transmission project, and it will be the first independent power transmission project in Kenya, and it will improve the supply and reliability of power transmission in Western Kenya. Power Grid will be providing the technical and operational know-how, and the project development and financial expertise will be provided by Africa 50. So Africa 50 is an infrastructure investment platform which contributes to Africa's economic growth by developing and investing in bankable infrastructure projects. So it has 31 shareholders, out of which 28 are African countries. Others are African Development Bank, Central Bank of West African States, and Bank Al Maghrib. So about the Power Grid Corporation of India, it originated in 1989, and it was initially incorporated as National Power Transmission Corporation of India Limited, but in 1992 its name was changed to Power Grid Corporation of India Limited. So it's a public limited company, of course, and it is a Maharatna company. Its headquarter is located in Gurugram, and it is responsible for more than 50% of the total power generated in India. So POSOCO, we have discussed it already. It's a subsidiary of Power Grid Corporation of India. So now let us the next topic, which is export of Indian mangoes. So India has recently got the approval of United States Department of Agriculture for the export of Indian mangoes to the USA. So it will no, it does not mean that we were not exporting Indian mangoes to USA earlier, but due to COVID issue, there was a halt in export of mangoes from India. But in 2019 and 20, we exported about 1000 metric tons of mangoes to USA. So this time we are expecting that after a gap of 2 years almost, we will be able to, when the window for export of Indian mangoes has been opened again, we will be able to surpass the figures of 2019 and 20. So USDA approval would also help the export of mangoes from mango production belts which are situated in Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and Telangana. So APEDA is Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. It will be overseeing the export potential of mangoes in USA, and it will of course help in exporting other varieties of mangoes from North and East India, such as Langda, Chausa, Dasheri, and Fazli. Okay, so about APEDA was established after the government of India passed this Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act of 1985. It functions under the Ministry of Commerce and Industry. So just remember that it is not functioning under the Agriculture Ministry, but in the under the Commerce Ministry. So its headquarters is located in New Delhi, and it has the responsibility of export promotion and development of scheduled products like fruits, vegetables, dairy products, poultry products, meats, etc. So bakery products. So all these products which have the export potential abroad, they are assisted by APEDA. Okay, it also has been entrusted with the responsibility to monitor import of sugar, and it provides financial assistance for undertaking surveys and feasibility studies and it also participates through several subsidy schemes so that scheduled products can be exported out of India uh, to abroad. Okay, so it also fixes standards and specifications for the scheduled product so that the farmers or the growers, like in case of fish, growers can be made aware about the standards and uh, uh, specifications of the products that they need to maintain in order to remain
in order to export it into international markets. Okay, so these were our topics for today, and I want to make sure that you are also checking out the description of this video, because we have shared the current affairs annual current affairs compilation of 2021 in the video, in the description of this video. You can just check the description and click the link of that file, and you can download it so that you can revise the entire 2021 current affairs in just one file. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.